नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप चर्चा और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं पावर सेंटर। योगी सरकार का जो पार्ट 2 है उसको बने अभी 3 महीना ही हुआ है, लेकिन सरकारी अफसरों की जो कार्यशैली है वो विधायकों और सांसदों के बीच अब टकराव का फिर से कारण बनने लगी है। सरकार लगातार चली आ रही है, विधानसभा चुनाव हुए, योगी सरकार रिपीट हो गई। अफसरों की कार्यशैली जैसे पहले थी वैसे अब भी चली आ रही है, लेकिन इस बार ये मामला, ये विस्फोट थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। अफसरों और नेताओं, जनप्रतिनिधियों के बीच कई जगह सीधे टकराव की नौबत आ रही है, मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, समाचारों में खबरें छपती हैं। आज पावर सेंटर में हम 2 मामले आपके लिए ऐसा लेकर आए हैं जहां जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक और सांसद ये अपनी ही सरकारों पर नाराज हैं, उनके अफसरों की कार्यशैली पर नाराज हैं और जमकर भड़ास निकालते हैं। वो कोई परवाह नहीं करते कि कोई वीडियो बना रहा है तो वीडियो बनावे, वो सोशल मीडिया पर खुद भी लिखकर सारे राज खोल देते हैं। आज हम सबसे पहले चलेंगे गोंडा के नवाबगंज में, जहां एक टेढ़ी नदी का मामला है। इस टेढ़ी नदी को भूमाफिया लगातार पाट रहे हैं और पाटने के बाद प्लाट बना के बेच देते हैं। आरोप है कि पुलिस तमाशा देखती है। वैसे पुलिस कोई चीज़ ऐसे देखती नहीं है बिना कुछ पाए हुए। तो जब वो मामला गर्म हो जाता है, चाहे जेब का हो चाहे मुद्दे का, उसके बाद थोड़ा बहुत हरकत होती है। तो जो टेढ़ी नदी पाटी जा रही थी वहाँ पहुँच गए सांसद विभूषण शरण सिंह। उन्होंने नदी के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है उसको लेकर नवाबगंज पुलिस को जमकर फटकार लगाई। हम जिस दौर में हैं वहाँ पर पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो कुएं हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, सरोवर हैं, वो रहें चाहे ना रहें, उनको पाट के या उनके पानी से या उनके खनन से जो माल हासिल हो सकता है वो किया जाए। दूसरी घटना ले चलेंगे आपको हरदोई जिले में, जो उत्तर प्रदेश सरकार में आजकल बड़ी चर्चा है, अमृत सरोवर योजना की। अमृत सरोवर ऐसा नहीं है कि कोई अमृत उसमें निकलेगा और पीने के बाद आप अमर हो जाएंगे। उसमें जो भी अमर होगा खाली अफसर होगा और वही पिएगा भी। अमृत सरोवर योजना एक ये है कि हर गांव में एक तालाब बनाया जाए, आदर्श तालाब हो, बढ़िया हो। अब बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर खुलेआम हमला बोल दिया इसको लेकर अफसरों पर कि अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब जो योजनाएं हैं ये सब हाथी के दांत हैं, ये खाली दिखाने के लिए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं के लिए कोई अफसर वित्तीय स्वीकृति नहीं दे रहा है, ना ही इन अमृत सरोवर योजना के नाम पर कोई अतिरिक्त बजट है। तो ये बनेगा तालाब कहाँ से? कह रहे थे कि भाई जिन गाँव में तालाबों का भूमि पूजन भी कर दिया गया था वो भूमि पूजन तक सीमित रह गया, बाकी चीज़ बंद है। अब आप बताइए कि सरकार कहती है कि प्रत्येक गांव में एक मॉडल तालाब का निर्माण करेंगे, और लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, बजट की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये चर्चा नहीं है। बजट के अभाव में सरकार की महत्वाकांक्षा योजना दम तोड़ रही है। विधायक का सबर जवाब दे रहा है, वो ब्लॉक वालों पर चिल्लाते हैं, वीडियो पे जिला की कमेटी की बैठक में डीएम से मिलते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वहीं पर ये बात आती है कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों के आगे मजबूर हो गए हैं? सरकार जिस योजना का इतना प्रचार प्रसार करती है, दावा करती है, वो जमीन पर विधायक और सांसद उसकी सच्चाई बता रहे हैं। कोई मेले नहीं है तो ऐसी योजनाएं क्या खाली जनता को गुमराह करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए बनी है, या जमीन पर भी कुछ दिखेगा? सियासत में अगर विपक्षी सरकार की आलोचना करें तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग, लेकिन जब घर के भीतर से लगातार आवाज़ उठने लगे तब कान खड़े होना, चौकन्ना होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी इतना बड़ा वटवृक्ष बन गई है कि उसको अब 1-2 आवाज़ों की कोई परवाह नहीं रहती।
बात एक बार फिर से बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की हो रही है, जिन्होंने अपनी तोप का मुंह अपनी ही सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, उसकी ओर कर रखा है। अगर हम दूसरे पहलू से उसे देखें तो वरुण गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से, नौजवान से, गरीबी से और उनके भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। सरकारों को ये रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। बात आती है अग्निवीरों की। अग्निवीर, अग्निपथ, जिसको लेकर वरुण गांधी काफ़ी मुखर हैं और वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अग्निवीरों को बीजेपी कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने का जो बयान था वो बेहद शर्मनाक था, ये अपमान था। इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा। वरुण गांधी बेखौफ बोल रहे हैं, बेखौफ लिख रहे हैं, उनके लेख भी आते हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, इस अग्निवीर योजना की आलोचना के साथ साथ वो पेंशन के अधिकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। हर सप्ताह कुछ नया डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि जब अग्निवीर को पेंशन नहीं है तो ये भाषण वीर और ये जो संसद वीर, विधानसभा वीर, ये जो विधायक और सांसद बन के जाते हैं, ये किस अधिकार से पेंशन लेते हैं? पेंशन छोड़े, मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। वैसे भी पेंशन वरुण गांधी के लिए न तो वेतन, न पेंशन, न सुविधा, वो कोई सरकार से लेते नहीं पहले से भी। लेकिन बात इतनी नहीं है कि यहीं पर रुक जाए मामला। वरुण गांधी क्या चाहते हैं, ये बात उनसे कोई क्यों नहीं करता। सरकार की नीतियों की वो लगातार आलोचना करते हैं, लेकिन उनका जो पहलू होता है वो जेन्युइन है। वो युवाओं को, बेरोजगारी को, वो मंत्रियों की अराजकता को, लूटपाट को, लखीमपुर की घटना को उजागर करते हैं। जनता उनके साथ है। वरुण गांधी अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को अपना आदर्श मानते थे और उनको मानकर ही वो बीजेपी में आए थे। वो आज तीसरी बार सांसद हैं। सत्ता पक्ष में बैठकर बिना मोदी सरकार का नाम लिए वो तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, हवा में उछालते हैं, मंचों पर भी बोलते हैं। बड़ा बड़ा विपक्षी नेता उनसे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा अपनी सरकार पर, लेकिन उनकी सियासत किस ओर जाएगी इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। लेकिन उससे पहले ये बात लगातार खड़ी हो रही है राजनीति में, सियासत में, कि अगर कांग्रेस और ख़ास तौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थोड़ी इस ओर नज़र डाल लें तो शायद यूपी में जो कांग्रेस मरी पड़ी है, वरुण गांधी के साथ आने से वो जिंदा हो जाए। कांग्रेस को आज पूरी ईडी परेशान किए हुए है। रोज़ सुबेरे शाम ईडी कार्यालय चक्कर लग रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर सोनिया तक फंसे हैं। लेकिन एक ये बयानवीर, झंडा बरदार वरुण गांधी, ये न कहीं रुक रहे हैं, न थम रहे हैं, न डर रहे हैं। न ईडी इनका कुछ बिगाड़ पाई अभी तक और न सीबीआई। तो कांग्रेस शायद अपने इस परिवार के सदस्य की ओर अगर नज़र डाल ले तो यूपी में जो 2% वोट पे आ गई है, शायद वो कुछ उसमें का जीरो का इजाफा हो, कुछ बढ़ जाए। वरुण गांधी एक फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व में भी उनकी बड़ी पूछ रही है। अब जो सियासत चल रही है, ना अटल का ज़माना है ना आडवाणी का। राजनाथ की पार्टी पर कोई पकड़ नहीं है, वो सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन चलती कितनी है, वो अपने लोगों को कितना बचा सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे में वरुण गांधी मोदी के सामने, मोदी सरकार के सामने जो सवालों की झड़ी खड़ी करते हैं, वो दर्शाता है कि दोनों के बीच मामला आसान नहीं है, दोनों के बीच सहजता नहीं है। सरकार उनके बयानों को नज़रअंदाज करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पाती है और उन्हें बोलने से रोक भी नहीं पाती है। तो करे तो आखिर क्या करे। बहरहाल वरुण गांधी नौजवानों की आवाज़ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का आधे से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। सियासत में वो एक चमकते हुए नेता हैं। अब ये देखना होगा
कि आने वाले वक्त में उनकी सियासत किस ओर जाती है। पैसा और पावर, इसको लेकर हमेशा भिड़ंत होती रही है। एलडीए एक जमाने से अपने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत चर्चित रहा है। इस पर कब्जे को लेकर अफसरों के बीच एक जंग सी चलती रहती है। बड़ा मलाईदार पद माना जाता है। और इस बार एलडीए एक बार फिर विवादों में है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस कुमाऊं विभाग के जो अफसर हैं उनमें और इंजीनियरों के बीच ये वर्चस्व की जंग दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये लड़ाई इंजीनियर बनाम आईएएस इस बार सीधी हो चली है, आमने सामने है, क्योंकि एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदुशेखर सिंह को रिटायरमेंट के 7 दिन पहले अचानक से हटा दिया गया। आरोप यह है कि इंदुशेखर चहेतों को ठेका देना, टेंडर में गड़बड़ी करना, तमाम सारे गलत काम करते हैं। यह भी बताया जाता है कि वीसी अक्षय त्रिपाठी ने इंदुशेखर के खिलाफ एक पत्र लिखा था, जिसके बाद शासन ने उन पर यह कार्रवाई की। इंदुशेखर पिछले 5 सालों से एलडीए में कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन वो कोई दूध के धुले नहीं हैं। किस जुगाड़ से वो बैठे थे उस पर आगे बताऊंगा। वो उन पर अभी लोकायुक्त की जांच चल रही है। उनकी एक कंपनी है रियल एस्टेट की, उस पर भी मोहनलालगंज में थाने में एफआईआर है। अब बात यह आई कि हंगामा क्यों इतना मचा। इंदुशेखर जैसे हटाए गए एलडीए से, तैसे मीडिया में एक कागज़ लीक हो गया कि भाई कमिश्नर जो एलडीए का चेयरमैन होता है वो अपने घर की साज सज्जा रंग रोगन कराने पर बड़ा रुपया खर्च कराना चाह रहे थे और इंदुशेखर ने खर्च नहीं किया, इस वजह से उनको हटा दिया गया। 81,70,80 हज़ार के उस पर एस्टीमेट बना है कि कमिश्नर के बंगले में खूबसूरती बढ़ानी है, सोफ़ा सेट, टीवी, सीबी, अलमारी, साज सज्जा करनी है। ये जो कमिश्नर का बंगला है ये बटलर पैलेस में है, A3 के नाम से। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इंदुशेखर की चर्चा इसलिए भी रही है कि जब अभिषेक प्रकाश वहाँ बीसी थे तो उनका तब भी विवाद हुआ, और वो विवाद तब ठेके पट्टे के चक्कर में हुआ। अभिषेक प्रकाश भी कम खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने अभी अपना एक ठेकेदार कोई अनुराग सिंह नाम का था, उसको सेट करना चाहा, जिस पर इंदु प्रकाश ने अड़ंगा लगाया। और इसी चक्कर में चूंकि अभिषेक प्रकाश के पास डीएम का भी चार्ज था लखनऊ में, तो उन्होंने मोहनलालगंज में सरकारी ज़मीन पर इनकी कंपनी के कब्जे के आरोप में मुकदमा ठुकवा दिया। चारों तरफ खेल चल रहा है। अब 3 आईएएस इसमें आ गए, एक इंदुशेखर, 3 आईएएस कमिश्नर, बीसी और पूर्व बीसी। अब अगली बात पर आते हैं। आरोप यह भी है कि इंदुशेखर की पत्नी और बेटी के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी चलती है। मोहनलालगंज के सिसंडी में इसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इन तीनों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। कंपनी का नाम है प्रिप्स इफाकान LLP, और ये कंपनी जो है नोएडा में इसका कार्यालय है। इसमें इंदुशेखर भी हैं, इनकी पत्नी भी है, और इनकी दोनों बेटियां भी इसमें डायरेक्टर हैं। अब इतनी कहानी किस्सा इकट्ठा हो गया, मामला उलझ गया चीफ इंजीनियर और चेयरमैन यानी कि जो एलडीए के अध्यक्ष हैं और लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार के बीच। एक इंजीनियर जिसने 5 साल एलडीए में भारी भ्रष्टाचार किया, वो इंदुशेखर आखिरी वक्त में जब हटा दिया गया तो उसने अपने कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के, सरकारी धन के दुरुपयोग के तमाम सारे आरोप जड़ दिए। कागज में भी आ गया कि साहब वो तो जो बटलर पैलेस कॉलोनी है वो राज संपत्ति की कॉलोनी है, वहाँ कोई निर्माण का टूट फूट साज सज्जा राज संपत्ति विभाग कराएगा, एलडीए क्यों करा हुआ है। इंदुशेखर ने अपनी आपत्ति लगाई, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। तो कोई वो रंजन कुमार के घर में वो पैसा खर्च होना था या मंडलायुक्त लखनऊ के घर में, ये चीज़ पहले तय होनी चाहिए। एक इंजीनियर 3 आईएएस अफसरों पर भारी पड़ा, हालांकि उसमें अभिषेक प्रकाश तो एक अपने अलग कहानी रहती है। अब बात ये आती है कि ये इंदुशेखर इतना मजबूत कैसे है।
बताया ये जाता है कि इंदुशेखर सिंह की जो ससुराल है वो नेपाल में है, और नेपाल में इनके ससुर जो हैं वो सांसद वंसद हैं, जो कहीं ना कहीं गोरखपुर से अच्छा लिंकअप है और संपर्क है। तो जब इंदुशेखर सीधे एनटीपीसी से बिजली प्राप्त कर रहे थे तो ये मामूली से ट्रांसफार्मर को और सब स्टेशन को वो क्या समझते, वो आईएएस को भी कुछ नहीं समझने लगे। जो आदमी सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर रियल एस्टेट कंपनी चला रहा है, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। वो बड़े बड़े आईएएस अफसरों को दोषी ठहराता है, वो बीसी को और चेयरमैन को भी कुछ नहीं समझता है। तो क्या इसी को चिराग तले अंधेरा कहते हैं? एलडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा, करोड़ों के ठेके मनमर्जी से बांटे जाते रहे, चीफ इंजीनियर के कार्यालय में बंदूकें निकल आई, मारपीट होती रही, इंदुशेखर सिंह अपने पद पर बने रहे। क्या कारण रहा? कौन सी ऐसी पहुंच है? तो जो आदमी इतनी सारी ताकत रखता हो वो अपने कमिश्नर को बदनाम करने में कितनी देर लगाएगा? रंजन कुमार लखनऊ में लगभग 2 सालों से कमिश्नर हैं। एलडीए में कई सारे घोटालों पर उन्होंने कार्रवाई की। रंजन कुमार पर अभी तक लखनऊ में कोई दाग नहीं लगा। उसके बावजूद एक चीफ इंजीनियर, जो काम हुआ भी नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि पैसा कमिश्नर के बंगले में कोई खर्चे नहीं हुआ है, खाली एस्टीमेट बना था। एस्टीमेट तो हम आप अपने घर में किसी के नाम से कागज़ पे बना लें, प्रिंट निकाल लें, वायरल कर दें। ये तो ऐसे है कि कौवा कान ले गया और कान देखा नहीं गया और कौवा को पकड़ने दौड़ पड़े। जो काम हुआ नहीं, जिस पर कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, उस आरोप में कीचड़ कमिश्नर रंजन कुमार पर उछाला गया। सरकार तय करे, वो जांच करावे कौन कितना बड़ा बेईमान है, कौन कितना बड़ा दागी है, किसने कितने करोड़ खाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार की नाक के नीचे राजधानी में बैठकर ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग बचकर निकल जाते हैं, तो बात यही आती है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। और खुदा आजकल पंचम तल में बैठे हुए तमाम सारे अधिकारी हैं, वो जिसको चाहें उसको अमर कर दें। पावर सेंटर में आज बात उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों की। बहुत बड़ी संख्या में लोग किनारे लगा दिए गए हैं। और एक बात ये कही जाए कि अगर आप एडीजी हैं तो समझ लो कि आपका कैरियर खराब। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे वरिष्ठता बढ़ेगी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी बनेंगे, वैसे वैसे नौकरी का चार्म बढ़ेगा। लेकिन यहाँ खतरे बढ़ते हैं। आलम यह है कि यूपी में एडीजी रैंक के अफसरों का एक डंपिंग यार्ड बन गया है। नौकरी के जो सुनहरे दिन हैं वो ये अधिकारी एकांतवास में काट रहे हैं। एडीजी रैंक के अफसरों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार हैं, जिनकी कार्य क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार के गणित में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। सरकार के या शासन के, सरकारें जो होती हैं वो बड़ी क्रूर होती हैं। वो एक बार नज़र फेर लेती हैं तो उधर घूम कर देखना पसंद नहीं करती। सबसे पहले बात हम करेंगे एडीजी रैंक के अफसरों में संजय अमतर्डे और तनुजा श्रीवास्तव की। दोनों एडीजी हैं, काफ़ी समय से मुख्यालय में तैनात हैं। एडीजी बन के सोचे थे कहीं इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, काम करेंगे, लेकिन संट पड़े हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में रवि जोसेफ लक्कू, वो भी स्कूल में मास्टरी करें चल के। मुरादाबाद में एक पुलिस अकादमी है जहाँ पर एडीजी जयंत सिंह पिछले 1.5 सालों से पड़े हुए हैं। जयंत सिंह के बारे में यूपी में जो वर्तमान सरकार है, जो उसके मुखिया हैं, हर कोई जानता है। जयंत सिंह लखनऊ में भी नौकरी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के ज़िले में एडीजी रहे हैं, गोरखपुर जोन के। फिर वो कानपुर भी आ गए, बिकरू कांड में तमाम सारे आरोपी थे लोग। जयंत सिंह खाँटी ईमानदार प्रवृत्ति के अफसर माने जाते हैं। उनके बारे में, उनकी टक्कर का उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में शायद ही कोई एडीजी हो। लेकिन किस्मत के खेल निराले हैं,
बाबा के दर्शन करने से पहले काशी में काल भैरव के दर्शन करो। काल भैरव अगर संतुष्ट नहीं हुए तो बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो शायद उसी के मारे तमाम सारे अधिकारी घूम रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ पीटीसी में तैनात हैं अंजू गुप्ता। सीतापुर पीटीसी में तैनात हैं राजा श्रीवास्तव। सीतापुर की ही एटीसी में तैनात हैं सुजीत पांडे। सुजीत पांडे जब लखनऊ कमिश्नरी बनी तो उसके पहले कमिश्नर थे, लेकिन उनको इतना मान सम्मान देने के बाद सरकार ने अचानक से संट करके जाओ नीम शहर में दर्शन करो, पूजा पाठ करो, समय बिताओ। अगला नाम है पीटीएस उन्नाव में तैनात है नवनीत सिकेरा। वक्त और सरकार दोनों के मारे, क्योंकि आरोप है, ठप्पा है कि साइकिल वालों से नज़दीकी है, इसलिए पीटीसी में चलो पड़े रहो। लंबे समय से कभी 10-90, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब जाके परमानेंट उन्नाव। अगला मामला जालौन का है। ज्योति नारायण, वो भी पढ़े हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं, बड़े बड़े तमगे हैं, तलवार लगी है, अशोक स्तंभ है, स्टार है, कई सारे रहते हैं एडीजी के पास। और वो निकलता है तो लगता है कोई बहुत बड़ा अफसर, 3 स्टार की गाड़ी मिलती है, पब्लिक समझती है, लेकिन अंदर कितना दर्द है वो पूछिए। लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे अफसरों में हैं। अगला नाम, एक ज़माने में सरकार की आंख के तारे, मुख्यमंत्री के करीबी, पीएससी के एडीजी अजय आनंद, अब आजकल सुल्तानपुर के अमहाट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। जिन्होंने नौकरी 25-25 साल कर ली है, वो अब जाके स्कूल में मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कुछ तो नौकरी के आखिरी दौर में हैं, निराश हैं कि सरकार और शासन से वो कैसे तालमेल बिठाएं कि मुख्य धारा में वापस आ जाएं। कितनी बेइज्जती हो रही है, नात बात रिश्तेदार हर जगह पूछा जा रहा है कि कैसे हो गया। अब इन सब के सामने उम्मीद की एक किरण आई है। वो नाम है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी डीएस चौहान का। डीएस चौहान के आने के बाद पुलिस के अफसरों को अपने दिन बहुरने की कुछ उम्मीद जगी है। चौहान मेरिट पर आईपीएस अफसरों का चयन करते हैं। वो एक ईमानदार अफसर हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ईमानदार और तेज तर्रार अफसरों के हवाले रहे। अनुभवी अफसरों को भी वो तरजीह देते हैं। तो डीएस चौहान से लोगों को इंसाफ की उम्मीद है कि शायद इस काल कोठरी से, इस ट्रेनिंग स्कूल से उनको बाहर आने का मौका मिले। बहरहाल अब हम लोग उस दौर में हैं जहां नौकरी के लिए बड़ी खुशामद करनी पड़ती है। आज जाते जाते पावर सेंटर में इसी पर नेता और सरकारी अफसर दोनों की स्थितियां क्या होती हैं, इन शब्दों के साथ आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि खुशामद ना की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ नौकरी हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। नमस्कार।